Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is process of translation or mechanism of translation. This video is going to be very important for exam point of view. Question will come from this topic definitely. Therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक हमारा टॉपिक और डिस्कशन है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है या मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है। ये यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली आते हैं और आगे भी एग्जाम में आएंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना है। माई नेम इज़ दीपक लाठर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा आप उस वीडियो को देख लो, फिर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके लिए क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, वो भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, कैसे अमीनो एसिड जो है टीआरएनए के साथ लगाए जाते हैं, कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है, पहले से ही चार्ज टीआरएनए बना लिए जाते हैं। तो ये सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होंगी तभी हम प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो ये सारी हमारे यहाँ पे यूज़ में आने वाली रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे मैकेनिज़्म को हम 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। 3 स्टेप में हम कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को। देखो हम पहला स्टेप समझते हैं, हमें क्या चाहिए। एक तो रिक्वायरमेंट में हमारे पास में क्या होना चाहिए स्टार्ट करने के लिए, एक mRNA जहाँ पे क्या हो ट्रांसलेशन यूनिट हो कंप्लीट, स्टार्ट कोडॉन हो, स्टॉप कोडॉन हो, जिसमें बेशक कैप हो, सैन मिथाइल गोनासिन की टेल हो, साथ में UTR अनट्रांसलेटेड रीजन हो जो कि इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में रोल प्ले करेंगे। साथ में यहाँ पे क्या चाहिए हमें, यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट यहाँ पे क्या होनी चाहिए, स्मॉल सब यूनिट। जैसे कि हमने प्रोकैरियोट्स के लिए ले रहे हैं हम ये वाला, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के लिए हम लिख रहे हैं इसको 30S, ये 40S हो जाएगा। यूकैरियोट्स के लिए कौन सा हो जाएगा 40S। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेटा यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है हमने जो यहाँ पे ये mRNA लिया है बेटा, ये यूकैरियोट्स का दिखाया है, जबकि प्रोकैरियोट्स का अगर देखेंगे ना तो उसमें तो ये सिंपल होगा डायरेक्टली, यहाँ कोई कैप और टेल की ज़रूरत नहीं होगी, स्प्लाइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे UTR भी मिलेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन UTR थोड़े बहुत तो वहाँ होते हैं, इसलिए UTR मान सकते हैं ये वाला हमने यहाँ है। अब मैकेनिज्म हम प्रोकैरियोट्स को देखने के लिए 30S, हमने 70S राइबोसोम की स्मॉल यूनिट को 30 मान लिया है। दोनों को इंटरेक्ट करवाने के लिए इनिशिएशन फैक्टर 3 चाहिए, इनिशिएशन फैक्टर 3। देखो यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर जो होते हैं बेटा वो प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूकैरियोट्स में भी होते हैं। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और 3, 3 टाइप के तो प्रोकैरियोट्स में है, 9 टाइप्स के यूकैरियोट्स में है। 9 के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली बता देता हूँ। EIF 1, 2, 3, 4 के 4 टाइप हैं, 5 और 6 ऐसे करते हुए 9 टाइप हैं। तो सबसे पहला स्टेप के इनिशिएशन में हमारा यहाँ पे ये जो mRNA है वो स्मॉल सब यूनिट के साथ इंटरेक्ट करता है इनिशिएशन फैक्टर की प्रेजेंस में, और ये बनाता है 30S mRNA कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है 30S स्मॉल सब यूनिट mRNA कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि इसके पास में सीक्वेंस होते हैं। कौन से सीक्वेंस हैं mRNA के पास, साइन डेलगार्नो सीक्वेंस, SD सीक्वेंस। इसके पास कौन से हैं ASD, एंटी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस। ये अपस्ट्रीम साइड में होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे स्टार्ट कोडॉन से पहले। तो ये साइन डेलगार्नो mRNA में है, एंटी साइन डेलगार्नो इसके अंदर है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो इनकी बाइंडिंग हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, इनिशिएशन फैक्टर 2, 3, ठीक है। GTP एनर्जी चाहिए, एक GTP, पहला चार्ज टीआरएनए जब आएगा तब हमें एक GTP की ज़रूरत पड़ेगी। साथ में मैग्नीशियम, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत पड़ती है, Mg2+ की ज़रूरत पड़ेगी, ऑलरेडी हमें पता है। Mg2+ के बिना लार्ज और स्मॉल सब यूनिट फंक्शनल नहीं हो पाएंगी। ये इसकी जो है लार्ज सब यूनिट आ गई है जो कि 50S होगी बेटा, और स्मॉल सब यूनिट 30 होती है। तो इसके साथ लार्ज सब यूनिट एक्सपोज करेंगे तो 3 साइट एक्सपोज होंगी। देखो A साइट, P साइट और E साइट। A फॉर अमीनोसाइल साइट, P फॉर पेप्टिडियल साइट और E फॉर एक्सिट साइट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है 3 साइट होंगी लार्ज सब यूनिट के ऊपर, ये यहाँ पे एक्सपोज हो जाएंगी जब ये इंटरेक्ट करेगा। साथ में पहला चार्ज टीआरएनए भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लार्ज सब यूनिट आएगी इसके साथ में, तो पहला चार्ज टीआरएनए इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा। ये NFM क्या लिखा हुआ है बेटा, N फॉर्माइल मिथोनिन, क्योंकि यहाँ पे ये पहला कोडॉन AUG मिथोनिन को कोड करता है, और प्रोकैरियोट्स में ये N फॉर्माइल मिथोनिन होता है। क्या होता है N फॉर्माइल मिथोनिन, जो है मिथोनिन का मॉडिफाइड फॉर्म है, फॉर्माइल ग्रुप भी है। तो NFM इसलिए लिखा हुआ है, अमीनो एसिड का नाम लिखा हुआ है, मिथोनिन का नाम लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे पहला जब चार्ज टीआरएनए आएगा बेटा, जब चार्ज टीआरएनए आते तब जीटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला चार्ज टीआरएनए पी साइट पे आता है, बाकी रेस्ट ऑफ चार्ज टीआरएनए कहाँ आते हैं, ए साइट पे। सिर्फ पहला चार्ज टीआरएनए पी साइट ऑफ लास्ट सबयूनिट ऑफ राइबोसोम पे आता है, बाकी सारे चार्ज टीआरएनए कहाँ आएंगे बेटा, ए साइट के ऊपर। कहाँ पे आएंगे, ए साइट पे। केवल पहला चार्ज टीआरएनए कहाँ आएगा, पी साइट। इसके अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने अमीनो एसिड हैं उनके चार्ज टीआरएनए कहाँ आएंगे, ए साइट के अगेंस्ट। केवल पहला ही पी साइट पे। जब भी चार्ज टीआरएनए आएगा जीटीपी की जरूरत पड़ेगी। इतना समझ में आ गया। इनिशिएशन फैक्टर समझ में आ गई। इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के हैं, IF1, 2 एंड 3। यूकैरियोट्स में 9 टाइप के हैं। अब हम आगे चलते हैं। इनिशिएशन स्टेप पूरा हो गया जिसमें पहला चार्ज टीआरएनए AUG के अगेंस्ट मिथोनिन लेके आ गया है, 1 जीटीपी खर्च हो गया है, मैग्नीशियम की जरूरत पड़ी, इनिशिएशन फैक्टर 2 और 3 की जरूरत पड़ी है। इलोंगेशन, अब सेकंड जो यहाँ पे जेनेटिक कोड होगा उसके अगेंस्ट सेकंड चार्ज टीआरएनए आएगा। सेकंड चार्ज टीआरएनए आएगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी पेप्टिडियल ट्रांसफरेज को। तो सेकंड चार्ज टीआरएनए ए साइट पे आएगा, पहला कहाँ आएगा, पी साइट पे, दूसरा हमेशा कहाँ आएगा, ए साइट के ऊपर। ये अमीनो एसिड का मैंने नाम नहीं लिखा, सिर्फ AA1 कर दिया है इसको मैंने। क्या कर दिया, AA1 कर दिया है। AA1 अमीनो एसिड 1 कर दिया, कोई भी हो सकता है, जो भी जिस तरह की जीन होगी उसके अकॉर्डिंग जिस तरह का mRNA होगा वैसे होगा। अब देखो यहाँ पे मान लो कोडोन या जेनेटिक कोड ये GZA है, तो इसके एंटी कोडोन क्या होगा, CCU। तो ये वाला टीआरएनए यहाँ पे आके ए साइट पे बाइंड करेगा। अब यहाँ पे क्या होगी बेटा, पेप्टिडियल ट्रांसफरेज एंजाइम आएगा जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर लार्ज सबयूनिट का 23S राइबोसोमल RNA ही एंजाइम का काम करता है, या इसको राइबोजाइम बोलते हैं बेटा। यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी TU, थर्मो अनस्टेबल, और इलोंगेशन फैक्टर G प्लस GTP। तो पेप्टिडियल ट्रांसफरेज जब जब काम करेगा, ये एनर्जी के बेसिस पे काम करता है, इसको GTP की ज़रूरत पड़ती है। तो नया चार्ज टीआरएनए आने के लिए, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए GTP देना पड़ेगा, तभी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है बेटा, अमीनो एसिड से अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये एन फॉर्माइल मिथोनिन और इस अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा। ये जब जुड़ेगा ना बेटा, तो ये इससे कनेक्शन अगर इसका इसके साथ बन गया ना पेप्टाइड बॉन्ड से, तो यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा इसका, इससे कनेक्शन इसका टूटेगा, तभी ये इससे जुड़ेगा NFM। अगर ये इसका कनेक्शन इस टीआरएनए के साथ बना रहा, फिर ये इसके साथ नहीं जुड़ेगा कभी भी। तो अगर इसने पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है तो ये इसके साथ जाने के लिए क्या करेगा, पहले अपने यहाँ से रिलेशन को तोड़ेगा, लिंकेज को तोड़ेगा। तो पेप्टिडियल ट्रांसफरेज को GTP चाहिए, जो कि 23S राइबोसोमल RNA होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में रोल प्ले करता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड ये बन गया है बेटा, पी साइट वाले अमीनो एसिड और ए साइट वाले के बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। पी साइट वाले अमीनो एसिड और ए साइट वाले अमीनो एसिड के बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये बात याद रखना, पी साइट के और ए साइट के अमीनो एसिड के बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब जैसे ही इसका पेप्टाइड बॉन्ड बना बेटा, ये यहाँ से फ्री हो गया है, ये यहाँ से फ्री हो गया फर्स्ट चार्ज टीआरएनए। अब ये सेकंड वाले के साथ जुड़ गए हैं दोनों। पेप्टाइड बॉन्ड में बेटा देखो, एक तो अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमीनो ग्रुप किस साइड वाले अमीनो एसिड का आता है, ए साइट वाले। ए से अमीनो और ए से यहाँ पे जो है आपका ये वाला अमीनो ग्रुप वाला साइड। तो अमीनो ग्रुप किस साइड से है, ए साइड पे जो अमीनो एसिड है इसका तो NH2 ग्रुप होगा, और इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, COOH ग्रुप होगा, जो पी साइट वाला अमीनो एसिड है, जो पहले वाला अमीनो एसिड था। तो पी साइट वाले अमीनो एसिड का तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है बेटा, और यहाँ पे ए साइट वाले का अमीनो ग्रुप पार्टिसिपेट करता है टू फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं सेकंड चार्ज टीआरएनए के साथ में इस पहले अमीनो एसिड ने क्या बना लिया है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें अमीनो ग्रुप ए साइट वाले का और पी साइट वाले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। अब ये फ्री हो गया चार्ज टीआरएनए। अब ये क्या करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा राइबोसोम। क्या करेगा, राइबोसोम इसके ऊपर ट्रांसलोकेट करेगा बेटा। ये राइबोसोम इस पर ट्रांसलोकेट करेगा mRNA के ऊपर, ये आगे जाएगा, पूरी मशीनरी शिफ्ट होके नेक्स्ट जो भी यहाँ पे जेनेटिक कोड होगा उस पर पहुँचेगा ए साइट।
और ये पी साइड कहाँ पहुँचेगी, इसके अगेंस्ट पहुँच जाएगी। तो बेटा ये राइबोसोम मूव करेगा, बाकी सब कुछ चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो राइबोसोम ट्रांसलोकेट होता है, तो इसके लिए पेप्टिडाइल ट्रांसफेज के बाद नेक्स्ट एंजाइम कौन सा होगा, ट्रांसलोकेज, जो कि ट्रांसलोकेशन करवाएगा। किसका करवाएगा, स्मॉल और लार्ज सबयूनिट ऑफ राइबोसोम का। इसके लिए भी हमेशा जीटीपी चाहिए। जब जब ट्रांसलोकेशन होगा या ट्रांसलोकेज एंजाइम काम करेगा, उसको जीटीपी की ज़रूरत पड़ती है बेटा। या पेप्टिडियल जब काम करेगा, हमेशा जीटीपी की ज़रूरत पड़ती है उसे। तो एक ही अमीनो एसिड लगाने के लिए 2 जीटीपी की ज़रूरत पड़ती है इलोंगेशन में, क्योंकि एक पेप्टिडियल ट्रांसफेज यूज़ करेगा पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हुए, दूसरा ट्रांसलोकेशन में कंज्यूम हो जाएगा जब ट्रांसलोकेट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसलोकेशन होने के बाद में थर्ड जो यहाँ पे जेनेटिक कोड था उसके अगेंस्ट चार्ज टीआरएनए आ गया है, ये वाला। ये हमारा जो पहले था ये कहाँ पहुँच गया, ये ए साइट वाला तो पी पे पहुँच गया है। ए साइट खाली हुई तो उसके अगेंस्ट नया चार्ज टीआरएनए जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन था उसके अकॉर्डिंग लेकर के आ गया है। और ये वाला जो फ्री हो गया था ये कहाँ चला गया बेटा, एग्जिट साइट पे, ई साइट पे चला गया है। और ये यहाँ से रिलीज या फ्री हो जाएगा धीरे धीरे समय के साथ में। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे एक जो पहले से चार्ज टीआरएनए था उसके पास में सेकंड चार्ज टीआरएनए आया, उसने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया, फिर ट्रांसलोकेशन हुआ, और ट्रांसलोकेशन होने के बाद ये ई साइट से फ्री टीआरएनए निकल गया और ये वाला पी साइट पे आ गया ए वाला, और ए साइट पे नया चार्ज टीआरएनए आ गया। तो फिर से क्या हुआ कि बेटा फिर से पेप्टिडियल ट्रांसफेज काम करेगा, एनर्जी का यूज़ करेगा। और साथ में क्या होगा, मैंने दोनों जो है दोनों स्टेप एक साथ दिखा दिए। ट्रांसलोकेज आएगा, जीटीपी को यूज़ करेगा, और जीटीपी को यूज़ करने के बाद में ये एक नया अमीनो एसिड और जोड़ देगा इस चेन में। तो आप देख सकते हैं जो अमीनो एसिड 2 था वो जो भी रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड होगा इस जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब इसमें क्या हुआ कि बेटा पेप्टिडियल ट्रांसफेज आपको पता है जीटीपी के बिना काम नहीं करता, तो नया अमीनो एसिड जोड़ना है तो एक तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए पेप्टिडियल ट्रांसफेज की एक्टिविटी के लिए जीटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एक ट्रांसलोकेशन करने के लिए 2 जीटीपी। तो इलोंगेशन में हर बार नया अमीनो एसिड जुड़ेगा उसके लिए 2 जीटीपी हमें खर्च करने पड़ेंगे। अब देखो ये वाला क्या हुआ, ए 2 के साथ में 1 जुड़ा है, 1 के साथ में ये NFM जुड़ा है, तो ये पी साइड पे पहुंच जाएगा। और इसके लिए अब थर्ड साइड जो है, थर्ड वाला ए साइड के अगेंस्ट आ गया, तो नया चार्ज टीआरएनए बेटा यहाँ पे आ जाएगा फॉर थर्ड कोडॉन, जेनेटिक कोड जो था उसके लिए आ जाएगा। ये सेकंड वाला जो टीआरएनए था ये भी फ्री हो गया बेटा, ये यहाँ से निकल जाएगा। अब ये 2 यहाँ पे अमीनो एसिड सारे के सारे इस पे जुड़े हुए हैं बेटा। ये पेप्टाइड बॉन्ड बना होगा, पेप्टाइड बॉन्ड में जब ये ए साइड पे था इसके अमीनो ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया और इसकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने पी साइड पे। अब ये ट्रांसलोकेशन होने के बाद यहाँ पे राइबोसोम की यूनिट और आगे जाएगी, ये आगे जाती रहेगी, इलोंगेशन होता रहेगा। तो यहाँ पे बेटा हमने समझा कैसे जो है नए अमीनो एसिड जो है यहाँ पे ऐड हो गए हैं चेन के अंदर, जिसमें 2 एंजाइम ने काम किया, पेप्टिडियल ट्रांसफेज और साथ में ट्रांसलोकेज, और तब जा कर के दोनों ने एक एक जीटीपी यूज़ किया, तब नया अमीनो एसिड ऐड हो पाया है। इसके लिए हेल्प किया इलोंगेशन फैक्टर्स में, जो कि प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, यूकैरियोट्स में भी। प्रोकैरियोट्स में 3 हैं, EFTU, EFTS, EFG, इलोंगेशन फैक्टर थर्मोस्टेबल, इलोंगेशन फैक्टर थर्मोस्टेबल और इलोंगेशन फैक्टर जी। यहाँ पे 3 टाइप के प्रोकैरियोट्स में हैं। यूकैरियोट्स में 2 ही टाइप के हैं, EEF1, EEF2, 2 टाइप के यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो हमने देखा कि कैसे ट्रांसलोकेशन होने के बाद में जो है एक और यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ चुका था, तो 3 वाला आ गया है इसके साथ में, ये हम देख चुके हैं। अब ये भी ऐसी एडिशन होगा बेटा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ए साइड का अमीनो ग्रुप होगा, फिर ये पी साइड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, पेप्टिडियल ट्रांसफेज एक्टिविटी होगी, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जीटीपी का यूज़ होगा, फिर ट्रांसलोकेशन होगा, फिर से जीटीपी का यूज़ होगा, और फिर जाके नेक्स्ट जो कोडॉन होगा वो एक्सपोज होगा। ऐसा करते करते इलोंगेशन चलता रहेगा। बस एक चीज़ याद रखनी है, इलोंगेशन में जब भी नया अमीनो एसिड ऐड होगा चेन में, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एक जीटीपी और ट्रांसलोकेशन करने के लिए एक जीटीपी, तो एक अमीनो एसिड के रेफरेंस में 2 जीटीपी हमें खर्च करने पड़ते हैं। ये हमारी कैलकुलेशन है। अब देखो थर्ड स्टेप हमारा क्या आ जाएगा बेटा, टर्मिनेशन स्टेप। ये जब टर्मिनेशन कब करेगा, जब कहाँ पहुँचेगा, जब ये ए साइट अगेंस्ट स्टॉप कोडॉन के अगेंस्ट पहुँच जाएगी तो क्या करेगा, टर्मिनेशन। क्या होगा बेटा इसका, टर्मिनेशन। तो फाइनली ये इलोंगेशन होते होते कहाँ पहुँच गया, ये स्टॉप कोडॉन के अगेंस्ट पहुँच गया बेटा। और ए साइट अगर स्टॉप कोडॉन के अगेंस्ट पहुँच गई तो फिर कोई भी चार्ज टीआरएनए नहीं आएगा ए साइड पे। तो एक चीज़ और याद करो, जब
स्टॉप कोडॉन ए साइड के अगेंस्ट पहुंच गया तो कोई भी चार्ज टीआरएनए नहीं आएगा। चार्ज टीआरएनए तभी तक आएगा जब कोडिंग कोडॉन यहाँ पे रहेगा ए साइड के अगेंस्ट तो आएगा। स्टॉप कोडॉन के लिए या नॉन कोडिंग के लिए कोई चार्ज टीआरएनए नहीं आता है। मान लो यहाँ तक आते आते 6 अमीनो एसिड हमारे चेन में और ये प्लस में ये हो गया तो 7 अमीनो एसिड ऐड हो चुके थे, तो ये पी साइड पे जा चुका होगा ऑलरेडी। अब ए साइड पे कोई चार्ज टीआरएनए तो आने से रहा क्योंकि स्टॉप कोडॉन आ गया है इसके अगेंस्ट, जो इसलिए जो है यहाँ पे कोई चार्ज टीआरएनए नहीं आएगा। तो अब क्या होगा कि बेटा यहाँ पे कुछ रिलीज फैक्टर्स काम करेंगे इसको टर्मिनेशन करवाने में और एक जीटीपी हमें देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो रिलीज फैक्टर जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, यूकैरियोट्स में भी। प्रोकैरियोट्स में RF1 RF2 दो टाइप के हैं, यूकैरियोट्स में एक ही टाइप का होता है ERF1। तो रिलीज फैक्टर प्रोकैरियोट्स में दो टाइप की हैं बेटा, यूकैरियोट्स में एक ही टाइप का होता है। प्रोकैरियोट्स के RF1 RF2 और यूकैरियोट्स में ERF1 होता है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे रिलीज फैक्टर की ज़रूरत पड़ी है टर्मिनेशन करवाने के लिए और एक जीटीपी। आप एक चीज़ याद रखो, जब भी टर्मिनेशन होगा कोई चार्ज टीआरएनए नहीं आया लेकिन हमें टर्मिनेशन करवाने के लिए एक जीटीपी देना ही पड़ता है। जैसे इनिशिएशन में एक जीटीपी देना पड़ता है वैसे टर्मिनेशन में एक जीटीपी देना ही पड़ता है। तो जैसे ही रिलीज फैक्टर और जीटीपी देंगे बेटा क्या होगा कि यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाएगा ट्रांसलेशन और ये जो चेन बनी थी अमीनो एसिड की बेटा ये अलग रिलीज़ हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है चेन ऑफ अमीनो एसिड हमारी यहाँ पे इस तरह से अरेंज है जिसमें रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ में पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं और साथ में हमारा जो है यहाँ पे एमआरएनए जो था वो अलग हो जाएगा। हमारा जो है यहाँ पे राइबोसोम की सब यूनिट अलग हो जाएंगी, ये दोनों जो है यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएंगी बेटा। 50S अलग हो जाएगी और 30S अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से होते होते क्या हुआ कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिसोसिएट हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएगी ट्रांसलेशन। उसके लिए हमें एक जीटीपी भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनी है उसमें कितने अमीनो एसिड होंगे बेटा N-1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट था उसके लिए कोई भी चार्ज टीआरएनए, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई चार्ज टीआरएनए तो आया नहीं। तो हमारे कोडॉन मान लो जितने भी थे N-1 हमारी लेंथ रही होगी। तो हमेशा यहाँ पे क्या रहा होगा कि जो एमआरएनए की लेंथ है वो ज़्यादा होती है और जो स्टॉप कोडॉन है क्योंकि वो किसी कोड तो करता नहीं है तो इसलिए N-1 लेंथ ली जाती है यहाँ पे अमीनो एसिड की। तो नंबर ऑफ कोडॉन जो थे हमारे वो N नंबर था टोटल, जिसमें इंक्लूड होगा स्टॉप कोडॉन भी। और इसमें अमीनो एसिड कितने आएंगे N-1, क्योंकि लास्ट जो स्टॉप कोडॉन है उसके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं बनता बेटा और किसी अमीनो एसिड कोड नहीं करते हैं। तो लेंथ यहाँ पे अगर देखोगे तो कितनी हो जाएगी N-1। मान लो मैं कहूँ कि यहाँ पे जो है टोटल कितने कोडॉन रहे होंगे, मान लो यहाँ पे 6 + 7 है तो 8 कोडॉन रहे होंगे बेटा। 8 रहे हैं तब कितने की बनी है 7 की, देख सकते हो ना आप 7 की 1 to 6 और एक ये वाला हो गया तो 7 हो गया अमीनो एसिड। तो कितने कोडॉन होंगे यहाँ पे 8 की थी, 8 कोडॉन थे तभी कितने की बनी है 7 की, क्योंकि फार्मूला क्या हो गया N-1। लास्ट जो कोडॉन था बेटा 8 में से एक जो था स्टॉप कोडॉन वो किसी को कोड नहीं करता है। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि इतने जो है कोडॉन है मारने में, तो बताओ कितनी लेंथ का जो है यहाँ पे अमीनो एसिड की चेन बनेगी, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनेगा। तो आपको आंसर क्या करना है N-1 कोडॉन के लिए बेटा। N क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ कोडॉन, ठीक है, बेसिस नहीं है। मान लो बेसिस दे दे आपको, जैसे मान लो 30 बेसिस दे दे तो कितने कोडॉन बनेंगे बेटा 30 बेस हो गया तो एक में कितने कोडॉन में 3 बेस तो 10 कोडॉन बनेंगे। कोडॉन 10 होंगे तो लेंथ कितनी होगी 10-1 कितने हो जाएंगे 9 यहाँ पे अमीनो एसिड आ सकते हैं, ठीक है। 9 इसलिए बोला मैंने कि बेसिस से भी काउंट कर सकते हैं और कोडॉन से भी काउंट कर सकते हैं। तो N क्या है नंबर ऑफ कोडॉन है, बेसिस होगा तो 3 गुना होगा इसका नंबर, तो उसे या 3 से डिवाइड कर दोगे बेसिस के नंबर को तो कोडॉन आ जाएंगे, और कोडॉन से 1 कम कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ अमीनो एसिड आ जाएंगे प्रोटीन में कितने आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, यहाँ पे कितने ATP लगे होंगे कितने GTP लगे होंगे ये कैलकुलेशन भी आ सकती है। हमें एक अमीनो एसिड को चार्ज करने के लिए एक ATP चाहिए। मान लो यहाँ पे 7 अमीनो एसिड की चेन बनी है तो हमें कितना ATP लगा होगा चार्जिंग में 7 ATP। कितना लगा होगा 7 ATP। कितना लगा बेटा 7 ATP, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, 7 ATP हमारा कंज्यूम हुआ होगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब GTP कितना लगा, देखो GTP को हम अलग अलग देखें। इनिशिएशन में कितना लगता है हमेशा 1 GTP,
टर्मिनेशन में कितना लगता है, टर्मिनेशन में कितना लगता है 1 जीटीपी, ये फिक्स है बेटा। चाहे कितनी चेन बनानी हो, चाहे आपको 7 की बनानी है, चाहे 100 की बनानी है, चाहे 1000 की बनानी है, इनिशिएशन में हमेशा 1, टर्मिनेशन में हमेशा 1। बीच वाले जो होंगे, मान लो आपको 7 की बनानी थी तो या 7 अमीनो एसिड हैं तो एक तो इनिशिएशन में ऐड हो जाएगा, बचे कितने 6, तो उनके लिए 2 जीटीपी इलोंगेशन में हर बार जरूरत पड़ती है। एक अमीनो एसिड के लिए 2 होते हैं, 6 के लिए कितने हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे 12। तो इलोंगेशन में कितने लगाने पड़ेंगे, इलोंगेशन के लिए हमें 12, इनिशिएशन में 1 था तो 12 + 1 और +1 हमारा टर्मिनेशन में, टोटल कितने होंगे 14। तो यूँ तो देखोगे तो 2 टाइम्स है, 7 × 2 14 आपके जीटीपी लगेंगे बनाने के लिए, 7 अमीनो एसिड की चेन बनाने के लिए। लेकिन ये अलग अलग देखोगे तो इनिशिएशन में केवल 1 होता है, टर्मिनेशन में भी 1 होता है, इलोंगेशन में क्या होता है जितने अमीनो एसिड हैं उससे 1 कम करके, क्योंकि 1 तो इनिशिएशन में आ चुका होता है अमीनो एसिड, पहला अमीनो एसिड, और उसके अलावा उसे 1 कम करके 6 जो बचेंगे आपके वो आएंगे इलोंगेशन में, और हर बार इलोंगेशन में 1 अमीनो एसिड के लिए 2 जीटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ पे देखो बेटा समझा है, हमने क्या समझा, मैकेनिज्म में 3 स्टेप समझे हमने, इनिशिएशन, फिर इलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन। हमने इनिशिएशन फैक्टर्स पढ़े, इलोंगेशन फैक्टर्स पढ़े, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है यहाँ पे ये भी डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया बेटा यहाँ पे रिलीज फैक्टर्स जो कि टर्मिनेशन के लिए रोल प्ले करते हैं, और कितने जीटीपी यहाँ लगते हैं, या फिर चेन ऑफ लेंथ कितनी होगी अमीनो एसिड की, ये सब हमने समझ लिया है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बाकी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊँगा इस टॉपिक के ऊपर आपकी, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इसके बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।